हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12 गणित वर्ष 2026 के प्रश्न पत्र के एक अंक वाले प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आता है उसमें एक अंक वाले 5 प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे एक शब्द वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न, सही जोड़े मिलाइए वाले प्रश्न और सत्य और असत्य वाले प्रश्न। आज हम इन सभी को हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जो पहला प्रश्न आया था आपका वो था, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला पार्ट हम शुरू करते हैं। पहले के प्रश्न का पहला पार्ट वो हमसे कह रहा है, साइन इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर लिखिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा का जो प्रांत होता है वह क्या होता है बच्चों? वह होता है -1 से 1 के बीच में, जहां पर -1 और 1 दोनों शामिल होते हैं। तथा जो इसका परिसर होता है वो होता है -π/2 से π/2 के बीच में, जिसमें -π/2 और π/2 दोनों शामिल होते हैं। तो यहाँ पे हमसे परिसर पूछा है तो परिसर हो जाएगा -π/2 से π/2। क्लियर हुआ आप लोग? चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा भाग है इसका, वो कह रहा है तुल्यता संबंध की परिभाषा लिखिए। जैसा आप सभी जानते हैं, एक ऐसा संबंध जो सतुल्य, सममित तथा संक्रामक होता है उसको हम क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर को तुल्यता संबंध कहा जाता है यदि आर सतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो आप अपने एग्जाम में ये डेफिनेशन लिख आएंगे। इतना क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, x के सभी वास्तविक मानों के लिए एक हमें फलन दे रखा है, 1 - x + x² बटे में 1 + x + x²। हमें इसका क्या ज्ञात करना है? हमें इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो देखिए न्यूनतम मान के लिए हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले करा कि माना y बराबर 1 - x + x² बटे में 1 + x + x²। हमने इसको किसके बराबर मान लिया? हमने इसको y के बराबर मान लिया। इतनी बात आपको समझ में? चलिए अब इसको आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, गुणा कर दिया। तो गुणा करने पर ये आएगा y प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स पर, यही हो जाएगा। हमने y का गुणा कर दिया, एक का गुणा इधर करेंगे तो 1 - x प्लस एक्स पर, ये हमारे पास इसका आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन पदों को एक साइड ले आएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हम इन सभी पदों को इधर की तरफ ला रहे हैं, इधर की तरफ ला रहे हैं, तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास y(x² - x², y² ये वाला पद आ गया, x² इधर आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। अभी चिन्ह प्लस का है तो ये चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस का, प्लस एक्स वाई। अब ये x इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का, प्लस वाई -1 बराबर 0। ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से x² बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा y -1 x² प्लस में y + 1 x प्लस में y -1 बराबर 0। ये हमारे पास एक समीकरण आ गया। इसको हम चर x का द्विघात समीकरण भी बोल सकते हैं। अगर हम इसको चर x के द्विघात समीकरण की तरह देखेंगे तो इसको हम ax² प्लस bx प्लस c के रूप में देखेंगे, जहां पर a का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? y -1, b का मान कितना हो जाएगा? y + 1 और c का मान कितना हो जाएगा? y -1। अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए निकालना है, यानी यहाँ पर जो x के मान है वो कैसे आ रहे हैं? वास्तविक आ रहे हैं। अब x के मान अगर वास्तविक आ रहे हैं तो उसके जो विविधकर का मान होगा वो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, क्योंकि विविधकर का मान अगर 0 से बड़ा या बराबर होता है तो x कैसे होते हैं, इसके मूल कैसे निकलते हैं? x के वास्तविक मूल निकलते हैं। अब विविधकर का मान होता है कितना? वो होता है b² - 4ac। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी सी के मान रख देंगे। तो बी का मान कितना? y + 1, तो ये हो जाएगा y + 1 का स्क्वायर यानी वर्ग, माइनस 4 गुणा ए का मान है y -1 और सी का मान भी कितना? y -1, तो ये वर्ग हो जाएगा। इसका मान कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इसके वर्ग को ओपन कर दीजिए, तो y² + 1 + 2y -4 हमने लिखा,
ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। इसका मान किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस का 4y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 0। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है माइनस 4y स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3y स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y प्लस 8y, ये कितना हो जाएगा? 10y। 1 माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस, तो इसका मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस समीकरण में माइनस 1 से गुणा कर देंगे। माइनस 1 से गुणा करने पर ये हमारे पास हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 3, और चिन्ह बदल जाएगा असमिका का। असमिका का चिन्ह जो ग्रेटर देन इक्वल टू था वो किसका बन जाएगा? लेस देन इक्वल टू का बन जाएगा। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकते हो 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम 3y भाग लेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? y माइनस का 3 माइनस 1 भाग लेंगे तो ये बन जाएगा y माइनस का 3। क्या बन जाएगा? y माइनस का 3। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3y माइनस 1 y माइनस 3। ये हो गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलिए हम इसको आगे हल करते हैं। अब देखिए, अब इन दोनों को हम पहले 0 के बराबर रखेंगे, तो 3y माइनस 1 बराबर 0। 3y माइनस 1 बराबर 0 जब हम रखेंगे तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा? 1/3। इसी तरीके से अगर हम y माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से y का मान कितना आएगा? 3। संख्या रेखा पर इन दोनों संख्याओं को हम बना लेते, तो ये अनंत हो जाएगा, ये माइनस अनंत हो जाएगा, ये 1/3 और ये 3 हो गया। अब हम देखेंगे कौन सा भाग धनात्मक होगा, कौन सा ऋणात्मक। 3 से बड़ी कोई संख्या यहाँ पे रख दीजिए। 3 से बड़ी कोई संख्या अगर हम रखेंगे तो ये कैसा चिन्ह देगा? ये प्लस का चिन्ह देगा, तो धनात्मक हो जाएगा। 1 से 3 के लिए ये ऋणात्मक हो जाएगा और फिर से ये क्या हो जाएगा? धनात्मक हो। अब यहाँ पर हमें समीकरण का मान कैसा चाहिए? 0 से छोटा चाहिए। 0 से छोटा चाहिए तो ये वाला है। यहाँ पर दोनों ही बिंदु शामिल होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि y का जो मान है वो 1/3 से कहाँ तक जाएगा? 3 तक जाएगा। y का मान जो है 1/3 से कहाँ तक जाएगा? 3 तक जाएगा। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पे 3 जो होगा वो y का अधिकतम मान हो जाएगा, 1/3 इसका न्यूनतम मान हो जाएगा। हमसे यहाँ पर प्रश्न में न्यूनतम मान पूछा था, तो न्यूनतम मान का वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं। अगला भाग हमसे कह रहा है कि dx/dy प्लस p1x बराबर q1 हमें दे रखा है कि रूप वाले अवकल समीकरण का हमें क्या करना है? व्यापक हल निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो अवकल समीकरण है वो dx/dy प्लस p1x बराबर q1 के रूप का है, यही दे रखा है हमें। अब ये अवकल समीकरण हमें इस रूप का दे रखा है। यहाँ पर हमें पता है कि जो p और q1 होंगे वो y के फलन होंगे। किसके फलन होंगे? y के फलन होंगे या फिर अचर फलन होंगे। अब यहाँ पर अगर हमें व्यापक हल निकालना है तो व्यापक हल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? समाकलन गुणक। तो सबसे पहले हम समाकलन गुणक का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे समाकलन गुणक का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा बताइए? इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी बोलते हैं, तो आई डॉट एफ भी लिख लेते हैं। इसका मान हो जाएगा ई के ऊपर क्या आ जाएगा? समाकलन का मान आ जाएगा p1 dy, क्योंकि यहाँ पर जो p1 है वो किसका फलन है? y का फलन है, तो p1 d1 आ जाएगा। अब हम इसका क्या निकालेंगे? व्यापक हल निकालेंगे। तो व्यापक हल हमने पढ़ रखा है कि व्यापक हल का मान क्या होता है? इसका x के साथ हम समाकलन गुणक का गुणा करते हैं, यहाँ पर यही करते हैं, बराबर समाकलन करते हैं q1 जो यहाँ पे मान दिया होता है, इसका गुणा हम समाकलन गुणक के साथ करते हैं, इस पूरे का समाकलन कर देते हैं y के साथ और प्लस का क्या लगा देते हैं? c लगा देते हैं। समाकलन गुणक का मान रखेंगे तो x और ये हो जाएगा e की घात समाकलन हो जाएगा p1 dy का बराबर समाकलन q1 मान रख दीजिए यहाँ पे। मान रखने पर ये आ जाएगा इस पूरे का y के सापेक्ष समाकलन और प्लस में क्या आ जाएगा? c। तो ये इसका हमारे पास क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ये उत्तर देखिए आपको दे रखा। समझ में आ गया आपको? चलिए अगले भाग की तरफ चलते हैं। अगला भाग हमसे कह रहा है कि ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हमें ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता का मान ज्ञात करना है। ठीक है,
ये एक सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ई इंटरसेक्शन एफ यानी ई सबनिस्ट एफ का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ई की प्रायिकता गुना एफ की प्रायिकता। ये एक सूत्र होता है कि जब भी दो घटनाएं ऐसी होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, तो उनके सर्वनिष्ठ की प्रायिकता का जो मान होता है वो उनकी प्रायिकता के गुणन के बराबर होता है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, ई की प्रायिकता गुणा एफ की प्रायिकता। तो यही हमारे पास इसका उत्तर हो जाएगा। अगले भाग की तरफ चलते हैं। अगला भाग हमसे क्या कह रहा है कि एक रेखा है जो x1 y1 z1 बिंदु से होकर जा रही है। एक रेखा कौन से बिंदु से होकर जा रही है, x1 y1 z1 की बिंदु से होकर जा रही है और रेखा के जो दिक् कोसाइन है वो क्या है, एल एम और एन है। तो हमें कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण लिखना है। ये भी सूत्र होता है, जब भी रेखा किसी बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाती है और उसके दिक् कोसाइन एल एम और एन होते हैं तो रेखा का समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 बटे बराबर y माइनस y1 बटे एम बराबर z माइनस z1 बटे एम। ये सूत्र है, आपको याद रखना है, ये सूत्र ये लिख कर आना है। अगले भाग की तरफ चलते हैं। अगला भाग कह रहा है कि हमारे पास निश्चित समाकलन का एक क्वेश्चन है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए निश्चित समाकलन में यहाँ पे 1 से 3 dx लिख रहा है। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। अब 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 का समाकलन हो जाएगा x। अब इसकी ऊपरी सीमा कितनी है 3 और निचली सीमा कितनी है 1। अगर हम इसको हल करेंगे तो पहले ऊपरी सीमा लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर निचली सीमा। तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इसका उत्तर कितना आएगा, हमारे पास 2 आएगा। तो ये प्रश्न 1 हमने हल किया, इसके 7 भाग थे, सातों भागों को हमने हल करा। चलिए प्रश्न 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 2 है हमारे पास सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पे हमें सही विकल्प चुनना है। अब पहला इसका भाग कह रहा है यदि समुच्चय n में आ a कॉमा b इस प्रकार है कि a बराबर b माइनस 2 है और b का मान क्या है 6 से बड़ा है, तो द्वारा पता संबंध आ रहा है, तो इनमें से कौन सा क्रमिक युग्म जो है वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। कौन सा क्रमिक युग्म जो है वो इसमें आएगा, हमें ये बताना है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। हमें बताना है कि कौन सा क्रमिक युग्म जो है वो संबंध आर को संतुष्ट करेगा, हमें ये बताना है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर हमें दो कंडीशन दे रखी हैं। पहली कंडीशन दे रखी है कि ए का मान जो है वो किसके बराबर है, ए का मान यहाँ पर b माइनस 2 के बराबर ये दे रखा है। ए का मान जो है वो किसके बराबर है, b माइनस 2 के बराबर है, ये हमें यहाँ पे दे रखा है। दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है, दूसरी कंडीशन हमें यहाँ पे दे रखी है कि b का मान जो है वो 6 से बड़ा है। देखिए दोबारा लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमें दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन दे रखी है कि a बराबर b माइनस 2, ए का मान किसके बराबर है, b माइनस 2 के बराबर है। दूसरा मान हमें दे रखा है कि b का मान किससे बड़ा है, b का मान 6 से बड़ा। ठीक है, अब हमें इसे हल करना है। तो देखिए सबसे पहले b का मान 6 से बड़ा है, तो पहला वाला तो ऑप्शन सही हो नहीं सकता क्योंकि पहले वाले में अगर हम देखेंगे 2,4 है, तो a का मान 2 है, b का मान कितना है 4, तो ये तो ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता क्योंकि b का मान यहाँ पे 4 है और हमें b का मान किससे बड़ा चाहिए, 6 से बड़ा चाहिए। अब दूसरा देखिए 3,8, अगर हम यहाँ पे 3,8 को रखेंगे तो a की जगह 3 आएगा और b की जगह क्या आएगा 8, तो ये आ जाएगा 3 बराबर 6, जो कि बिल्कुल गलत है। 3 6 के बराबर तो हो नहीं सकता, यानी ये भी गलत है। अब हम तीसरा देखेंगे, तीसरा हमें दे रखा 6,8, ए की जगह 6 रखा और बी की जगह हमने क्या रख दिया 8, तो 8 माइनस 2 ये कितना आ गया 6 बराबर 6। यानी पहली कंडीशन तो हमारी क्या हो गई, हाँ सत्य हो गई, संतुष्ट करेगा पहली कंडीशन को। दूसरी कंडीशन क्या थी कि बी का मान 6 से बड़ा है, तो यहाँ पे बी का मान कितना है 8, वो भी 6 से बड़ा है। तो इसका विकल्प सी जो है वो हमारे पास सही उत्तर हो गया, तो हम लिख देंगे इसका उत्तर क्या है सी। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है, अगला भाग कह रहा है यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है। ए और बी कैसे अवयव हैं, सममित अवयव। आप सभी जानते हैं कि अगर अवयव सममित होता है तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, उसके लिए कंडीशन होती है कि उस अवयव का परिवर्त उसके बराबर होता है। जी तो सममित होता है। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी सममित अवयव, यानी ए का परिवर्त का मान ए के बराबर होगा और बी के परिवर्त का मान किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। यही हो जाएगा। चलिए अब वो कह रहा है ए बी माइनस बी ए बताना है। ए बी माइनस बी ए कैसा अवयव होगा। ठीक है, अब वो विषम सममित अवयव होगा, सममित अवयव होगा, शून्य अवयव होगा या तस्मद अवयव होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका परिवर्त निकाल कर देखते हैं।
क्योंकि परवट से ही हम ये बता पाएंगे कि सममिताप है या विषम सममिताप है या शून्य, जो भी निकल कर आए। तो इसका परवट हम निकालते हैं। तो हमें एक सूत्र याद होता है कि a प्लस बी के जो परवट का मान होता है वो किसके बराबर होता है? a के परवट प्लस b के परवट के बराबर होता है, यही होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका मान जो होगा वो ए बी के परवट माइनस बी ए के परवट इसके बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए, एक और गुण होता है कि अगर हम ए बी के परवट को खोलते हैं तो ये उल्टा खुलता है। ये कैसे खुलता है? बी परवट ए परवट। गुणन में परवट का कैसे खुलता है? उल्टा खुलता है। तो ये हो जाता है बी परवट ए परवट, यही हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसे खोलेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा बी परवट ए परवट। इतनी बात समझ में आई आपको? माइनस साइन लगाएंगे, इसको खोलेंगे तो ये क्या आएगा? ए परवट बी परवट। अब ऊपर हमें दे रखा है कि ए का परवट ए के बराबर है, क्योंकि ये सममित आप ये बी का परवट बी के बराबर, तो यहाँ पे इनके मान रख देंगे तो ये हो जाएगा बी ए माइनस ए बी। इतनी बात समझ में आ गई? अब इन दोनों में से अगर हम माइनस चिन्ह को बाहर ले लेंगे तो जो हो जाएगा ए बी माइनस बी ए, यानी ए बी माइनस बी ए का जो परवट है वो ए बी माइनस बी ए के नेगेटिव साइन के बराबर है। अब कोई आदमी का परवट अगर उसके नेगेटिव के बराबर होता है, ऋण के बराबर होता है, तो परवट कैसा होता है? विषम सममिताप होता है। अगर सममिताप है तो ए का परवट ए के बराबर होगा, विषम सममिताप हो तो ए के परवट का मान कितना होगा? माइनस ए के बराबर होगा। तो यहाँ पर ए बी माइनस बी ए कैसा भी हो जाएगा? विषम सममिताप हो जाएगा। ये उसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले भाग की तरफ चलते हैं। अगला भाग हमसे कह रहा है चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित सूक्ष्म अक्षरों की संख्या बताइए। अब देखिए, किसी भी अवकल समीकरण का जो हम व्यापक हल जो निकालते हैं वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है व्यापक हल, यही होता है बच्चों, और दूसरा होता है विशिष्ट हल। तो जब भी हम हल निकालेंगे तो दो प्रकार के हल निकाले जाते हैं, एक तो व्यापक हल और एक विशिष्ट हल। अब व्यापक हल में स्वेच्छाक्षरों की संख्या निकालनी पूछ पूछ लेते हैं, वो स्वेच्छाक्षर कितने हैं, और विशिष्ट हल में पूछ लेते हैं। तो व्यापक हल में जितनी अवकल समीकरण की कोटि होगी उतने ही वे अक्षर पाए जाएंगे। विशिष्ट हल में हमेशा स्वेच्छाक्षरों की संख्या कितनी होती है? शून्य होती है। अब यहाँ पे वो कौन सा हल पूछ रहा है? व्यापक हल पूछ रहा है। अब अवकल समीकरण की कोटि कितनी है? 4। तो इसमें संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होगी? जितनी इसकी कोटि होगी। तो वो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, डी वाला विकल्प हो जाएगा। चलिए अगला वाला देखते हैं। अगले भाग में हमसे कह रहा है साइन इनवर्स 1/√2 का हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। अब देखिए, हमें साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करना। हमें ज्ञात है कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का जो परिसर होता है वो कहां से कहां तक होता है? -π/2 से π/2 तक होता है, यही होता है। मुख्य शाखा का जो परिसर है वो -π/2 से π/2 तक होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स का मतलब साइन π/4, क्योंकि 1/√2 जो है वो π/4 का मिलता है। तो यहाँ से हमें इसका मान कितना मिल जाएगा? π/4 हमें इसका मान मिल जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा π/4, यानी विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है यदि ए कोटि 2 का व्युत्कर्णीय अवयव है तो हमें ए वर्ष के सारणिक का मान निकालना है कि इसमें से किसके बराबर होगा। ए के सारणिक के बराबर होगा, 1/a के सारणिक के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, या 0 के बराबर। अब देखिए, हम सभी ये जानते हैं कि जब हम किसी आव्यूह में उसके प्रतिलोम का गुणा करते हैं, गुणन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? तस्मक आव्यूह मिलता है। ये तो हम सभी जानते हैं। अगर हम दोनों तरफ सारणिक ले लें तो ए का गुणन ए इनवर्स से हो रहा है, यहाँ पे ए के प्रतिलोम से हो रहा है, तो ये हो जाएगा सारणिक आई। अब हमें एक गुणधर्म पता है कि ए गुणा बी का अगर हम सारणिक निकालते हैं तो ए के सारणिक गुणा बी के सारणिक के बराबर होता है, यही होता है। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं कि ए और ए के प्रतिलोम के सारणिक का मान गुणन, ए और ए के प्रतिलोम के गुणन के सारणिक का मान जो होगा वो ए के सारणिक गुणा ए के प्रतिलोम का सारणिक इसके बराबर होगा। अब हमें पता है कि तस्मत आव्यूह के सारणिक का मान कितना होता है? 1 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? 1। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ए इनवर्स के सारणिक का मान किसके बराबर होगा? 1/a के सारणिक के बराबर हो जाए, ये हो जाएगा। तो इसका हम इसको प्रकार भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए इनवर्स का सारणिक जो होगा 1/a के सारणिक के बराबर
हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो गया? बी वाला विकल्प इसका सही। चलिए अब अगले भाग की तरफ चलते हैं। अगला भाग में वो कह रहा है कि हमें यहाँ पे एक समीकरण दे रखा है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण हमें दे रखा है आई डॉट जे क्रॉस के, यानी जे और के का क्या हो रहा है? सदिश गुणन हो रहा है। इसका जो मान आएगा उसका आई के साथ अदिश गुणन हो रहा है, प्लस जे, इनका अदिश गुणन हो रहा है किसके साथ? आई और के सदिश गुणन के साथ, यही हो रहा है, प्लस के, इसका अदिश गुणन किसके साथ हो रहा है? आई और जे के सदिश गुणन के साथ। अब देखिए हमें सदिश गुणन के कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो ध्यान रखने हैं। जैसे आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का मान किसके बराबर होगा? के बराबर। इतनी बात समझ में? जे क्रॉस के, इसका मान किसके बराबर होगा? आई के बराबर होगा। के क्रॉस आई, इसका मान किसके बराबर होगा? जे के बराबर। ये हमें यहाँ पे रखना है। अब इनके मान हम यहाँ पे रख देते हैं। देखिए आई डॉट, अब यहाँ पे जे क्रॉस के लिख रहा है, तो जे क्रॉस के का मान किसके बराबर हो जाएगा? आई के बराबर। अब हमने लिखा प्लस का जे डॉट आई क्रॉस के, यहाँ पे तो के क्रॉस आई था, जे के बराबर होगा। अब अगर हम आई क्रॉस के करेंगे तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? माइनस जे के बराबर हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो जो हो जाएगा माइनस का जे, प्लस के लिखा हमने डॉट, आई क्रॉस जे का मान कितना है? के, तो यहाँ पे के रहे। अब हमें पता होता है कि आई डॉट आई का मान कितना होता है? एक। इसी तरीके से जे डॉट जे, इसका मान कितना होता है? एक। इसी तरीके से के डॉट के, इसका मान कितना होता है? एक। अब इनके मान रख देंगे मैं, आई डॉट आई कितना हो गया? यहाँ पे माइनस साइन बाहर आ जाएगा। पहले जे डॉट जे कितना हो गया? एक, प्लस के डॉट के कितना हो गया? यहाँ पे एक से एक कट गया, तो इसका मान कितना आ गया हमारे पास? एक निकल कर आ गया। समझ में आ गया? तो ये आपका दूसरा प्रश्न पूरा होता है। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा जो प्रश्न था वो था रिक्त स्थानों की पूर्ति करी। हमें यहाँ पे रिक्त स्थान है, उनकी पूर्ति करनी है। पहला वाक्य क्या कह रहा है? एक्स के सापेक्ष ई की पावर एक्स का अवकलज क्या होता है? ये सूत्र आपको याद रखना है कि अगर हम एक्स के सापेक्ष ई की पावर एक्स का अवकलज निकालेंगे तो उसका मान कितना होता है? ई की पावर एक्स होता है, वो खुद ही मिल जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स हो जाएगा। चलिए अगले भाग की तरफ चलते हैं। अगला भाग हमसे कह रहा है समीकरण ए एक्स बराबर बी का अद्वितीय हल एक्स बराबर डैश द्वारा दिया जाता है, जहां ए का जो सारणिक का मान है वो शून्य के बराबर नहीं है। ये भी सूत्र होता है। अगर ए एक्स बराबर बी हमारे पास समीकरण है, अब यहाँ पे वो दे रखा है कि जो ए के सारणिक का मान है वो शून्य के बराबर नहीं है। ए के सारणिक का मान किसके बराबर नहीं है? शून्य के बराबर नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ए के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। अब ए के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा तो एक्स का मान जो निकलेगा वो किससे निकलेगा? ए प्रतिलोम गुणा बी से निकलेगा। ये भी सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का मान बराबर क्या हो जाएगा? ए का प्रतिलोम गुणा बी, तो ये इसका उत्तर हो जाए। चलिए अगले भाग की तरफ चलते हैं। अगला भाग हमसे कह रहा है अवकल समीकरण में एक दे रखा है, इसकी हमें घात बतानी है। अब अवकल समीकरण की घात क्या होती है? महत्तम कोटि का जो अवकलज होता है उसकी जो घात होती है वही अवकल समीकरण की घात होती है ना? अवकल समीकरण का घात का अगर हम देखेंगे तो अवकल समीकरण की घात क्या होती है? अवकल समीकरण की घात होती है महत्तम कोटि के अवकलज की घात, महत्तम कोटि के अवकलज की घात, यही होती है बच्चों। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे महत्तम कोटि का अवकलज कौन सा है जो ज्यादा से ज्यादा बार क्या हुआ है? अवकलन हुआ है इसका। तो यहाँ पे इसका एक बार हुआ, इसका एक बार हुआ, इसका दो बार हुआ, तो ये हमारे पास महत्तम कोटि का पद हो गया। अब महत्तम कोटि का अवकलज ये है, तो इसकी जो घात होगी, तो इसकी घात कितनी है? इसकी घात अगर कुछ नहीं लिखी होती तो क्या होती है? एक होती है। तो जो इसकी घात होगी वही इस अवकल समीकरण की घात हो जाएगी, तो इस अवकल समीकरण की घात कितनी हो जाएगी? एक हो गई। इतनी बात समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि एक फलन है, फलन क्या है? एफ एक्स बराबर एक्स पर, जहां पर एक्स जो है वो पूरी संख्या रेखा पर से ले सकते हो, द्वारा प्रदत्त फलन एफ का न्यूनतम मान हमें बताना है। अब देखिए एक्स जो है वो वर्ग का फलन है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ही तो बनेगा। एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का मान हमारे पास शून्य पे शून्य मिलता है,
उसके अलावा अगर हम कोई डालेंगे x का मान तो वो धनात्मक ही मिलेगा, यानी बड़ा ही मिलेगा। तो इसका न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि किसी के संख्या के वर्ग का जो मान होता है वो हमेशा किससे बड़ा आता है? 0 से बड़ा आता है। तो उसका न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? 0। इतनी बात समझ में? चलिए अगले पर चलते हैं। अगला भाग हमसे कह रहा है एक ऐसी राशि जिसमें परमाणु और दिशा दोनों होते हैं। एक ऐसी राशि जिसमें परमाणु और दिशा होते हैं वो क्या कहलाती है? सदिश कहलाती है। और ऐसी राशि इसमें से परमाणु उत्तर दिशा नहीं होती, वो क्या कहलाती है? अदिश कहलाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। चलिए अगले भाग की तरफ चलते हैं। अगला भाग कह रहा है एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है। अब कोई भी आव्यूह स्तंभ आव्यूह कब कहलाता है? आप सबको पता है, जब उसमें एक स्तंभ होता है। तो यदि उसमें केवल क्या होगा? एक स्तंभ होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक स्तंभ हो जाएगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सही जोड़े मिलाने हम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें समाकलन के मान दे दें। चलिए इनके समाकलन करते हैं। अब जैसे पहला वाला हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? पहला वाला हमें दे रखा है कि हमें sin 2x का समाकलन करना है। किसका समाकलन करना है हमें? sin 2x dx। अब हमें पता है कि sin x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है? माइनस का cos x। तो जो हो जाएगा माइनस का cos 2x। ठीक है। अब 2x है तो 2 के अपकलज से हम नीचे बाहर दे देंगे। 2x का अपकलज कितना हो जाएगा? 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? c। तो यहाँ पर साइन 2x के समाकलन का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस कॉस 2x बटे 2। यही हो जाएगा हमारे पास। तो माइनस कॉस 2x बटे 2 हो जाएगा। तो इसको हमने ऐसे जोड़, इतनी बात समझ में आ गई अब? तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया? डी हो गया। अगले पे चले। अगला हमें समाकलन निकालना है dx बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये सूत्र होता है, इसके समाकलन का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? ई की पावर। और इसके समाकलन का जो मान होता है वो साइन इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स। तो हम इसको किससे जोड़ देंगे? साइन इनवर्स एक्स से जोड़ देंगे। तो इसका मान हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? डी एक्स बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर का हमें क्या निकालना है? समाकलन निकालना है। ये भी सूत्र होता है। इसके जो समाकलन का मान होता है वो टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। देखो टेन इनवर्स कहाँ? ये रहा, जी पर है। तो टेन इनवर्स एक्स के बराबर होगा तो हम इसको किससे जोड़ देंगे? जी से जोड़ देंगे। तो हम इसको किससे जोड़ देंगे? जी से जोड़ देंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जी वाला हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। आगे बढ़े तो आगे वो हमसे कह रहा है कि डी एस बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हमें समाकलन निकालना है। किसका निकालना है? डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका भी सूत्र होता है, वो सूत्र आप याद कर सकते हैं। क्या होता है? 1/2a, 1/2a लॉग, मॉड लगा देते हैं, एफ माइनस ए बटे एक्स प्लस ए। उसी तो सब में आएगा यार। ठीक है। तो कौन सा विकल्प इसका सही हो रहा है? देखो ए वाला। तो इसका जो हो रहा है वो हमारे पास कौन सा हो रहा है? ए हो रहा है। तो इसको हम किससे जोड़ देंगे? ए से जोड़ देंगे। तो इसका ए वाला सही। इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए अगले पे चलते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है? देखिए अगला हमसे कह रहा है, सॉरी ये हमारे पास एक गलत जोड़, इसको दोबारा कर लेते हैं। देखिए सही से जोड़ देते हैं। ये फोर्थ वाला हमने करा था, तो फोर्थ वाले में हमने फिफ्थ वाले को लूप किया था। देख फोर्थ वाला ए से जोड़ा था। फोर्थ का क्या हो गया? ए हो गया। अब चलिए फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ वाला हमसे क्या करना है? डी बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास डी एक्स बटे, अभी ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, उन्होंने क्या कर दिया? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या चेंज होगा? देखिए 1/2 लॉग। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स। ये हो जाता है सब, प्लस का सी तो रहेगा ही रहेगा। तो अब इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? एफ वाला हो जाएगा। तो इसको हम किससे जोड़ देंगे? एफ से जोड़ देंगे। तो ये एफ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई हो? चलिए अब अगले पे चलते हैं, छठवां भाग। छठवां भाग हमसे क्या कह रहा है कि हमें cos 2x का अपकलन करना है, समाकलन सॉरी, cos 2x का हमें क्या करना है? समाकलन करना। देखिए cos 2x, अब अगर हम cos 2x का समाकलन करेंगे तो cos 2x का समाकलन क्या होता है? cos का क्या होता है? साइन। तो जो हो जाएगा साइन 2x, 2x के अपकलज से बाहर दे देंगे तो नीचे का आ जाएगा 2 और प्लस में सी। तो इसका कौन सा मतलब हो जाएगा छठवें का? ये हो जाएगा बी वाला भाग। छठवें का क्या हो गया? बी वाला भाग हो गया। अब छठवें को आप किससे जोड़ सकते हैं? बी से जोड़ सकते हैं। देखिए ये बी से हमारे पास जुड़ गया। अब इसका क्या बचा? सातवां भाग बचा, और सामने भी एक ही साइड बची है।
तो वैसे तो आप साथ में का लिख सकते हैं कि सी होगा। बाकी आप इसका सूत्र भी याद कर सकते हैं कि रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमें क्या ज्ञात करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो क्या होता है, एक्स बटे दो रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे दो साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी। तो आप इसका सूत्र याद कर लीजिएगा, उससे आसानी से हो जाएगा, ये भी सूत्र होता जाए। चलिए 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, 5वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि सत्य और असत्य लिख के, यहाँ पे हमें कथन दे रखे, हमें ये बताना है कि दिया गया कथन सत्य है या असत्य है। इसका पहला वाक्य कह रहा है समान कोटि के विकर्ण आव्यूह का गुणन क्रमभिन्न में होता है। अब देखिए, जैसे वैसे आव्यूह का गुणन क्रमभिन्न में तो नहीं होता है, लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पर हमें समान कोटि के क्या लेने, विकर्ण आव्यूह लेने। तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। हमने ए विकर्ण आव्यूह ए मान लिया, इसके हमने अवयव मान लिए A1 0 0 A2। दूसरा विकर्ण आव्यूह हमने बी मान लिया, इसके अवयव हमने मान लिए B1 0 0 B2। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए गुणा बी का। हमने यहाँ पे लिख दिया A1 0 0 A2, यहाँ पर हमने लिख दिया B1 0 0 B2। अब अगर हम इनका गुणा करेंगे तो देखिए A1 का B1 से गुणा करेंगे तो A1 B1, 0 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत है। A1 का 0 से करेंगे 0, 0 का B2 से करेंगे 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 का B1 से करेंगे 0, A2 का 0 से करेंगे 0, यहाँ पे 0 का 0 से करेंगे 0, ये हो जाएगा हमारे पास A2 B2। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, ए बी का मान आ गया। अब इसी तरीके से जब ए बी का मान हमारे पास आ गया तो हम किसका मान निकालेंगे, बी ए का मान। अब देखिए हम बी ए का मान निकालते हैं। तो बी ए में हम पहले बी वाला आव्यूह रखेंगे तो B1 0 0 B2, फिर ए वाला रखेंगे तो A1 0 0 A2। इसका गुणा कर दीजिए, गुणा करने पर जी क्या हो जाएगा, B1 A1, 0 से 0 ही आएगा। B1 का 0, उसका 0 ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा B2 A2। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये और ये आव्यूह समान है, यानी ए बी यहाँ पे किसके बराबर आ रहा है, बी ए के बराबर। जब ए बी बी ए के बराबर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण कैसा हो गया, क्रमबद्ध। तो ये कथन कैसा हो गया, सत्य हो गया। ऐसे आप याद भी रख सकते हैं कि जब भी हम विकर्ण आव्यूह का गुणन करेंगे समान कोटि का तो वो कैसा होगा, क्रमबद्ध होगा। चलिए अब अगले की तरफ चलते हैं। अगला हमसे कह रहा है दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है क्या साथ। देखिए हमने यहाँ पर एक संरेख सदिश बनाया ए, दूसरा हमने संरेख सदिश ये बना लिया। हमने दो सदिश बनाए जो कि संरेख है ना, ए और बी। अब ये दोनों सदिश जो है वो संरेख है क्योंकि एक रेखा के ही समांतर है। क्या इनके परिमाण बराबर है, नहीं अलग अलग है। तो ऐसा वो जरूरी नहीं है कि दो संरेख सदिशों के परिमाण क्या होंगे, सदैव बराबर होंगे। अलग भी हो सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं। तो ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है सदैव बराबर, ऐसा नहीं। अगले भाग की तरफ चलते हैं। अगला भाग हमसे कह रहा है प्रत्येक अवकलीय फलन सतत होता है किंतु उसका विलोम सत्य नहीं है। ये आपको बिल्कुल जो कथन दे रखा है वो बिल्कुल सत्य है। हर एक अवकलनीय फलन सतत तो होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक सतत फलन कैसा हो, अवकलनीय हो। जैसे मापांक फलन होता है, अगर हम एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ एक्स लेंगे तो इसका हम देखिए ऐसे कर्व बना है तो इस प्रकार का बनता है। तो यहाँ पे जो जीरो पर जो होता है, शून्य पर मूल बिंदु पर, ये सतत तो होता है लेकिन अवकलनीय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसकी प्रवणता जब इससे पहले देखेंगे तो -1 आती है और शून्य के बाद देखेंगे तो कितनी आती है, 1 आती है। -1 से 1 में बदलती है। तो यहाँ पे ये अवकलनीय नहीं होता है, लेकिन कैसा होता है, सतत होता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका एक फलन का जो सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो इस हिसाब से ये जो कथन है वो कैसा है, सत्य है। तो ये कथन हमारे पास कैसा हो गया, सत्य हो। चलिए अगले भाग पर चलते हैं। अगला भाग हमसे कह रहा है यदि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं कि प्रायिकता ए शून्य के बराबर नहीं है और प्रायिकता बी बटे ए का मान कितना है, 1 है, तो वो कह रहा है कि ए जो होगा वो रिक्त समुच्चय होगा। ये कह रहा है घटना ए का जो समुच्चय होगा वो कैसा होगा, रिक्त होगा। अब देखिए पहले तो हम यहीं से लगा सकते हैं कि अगर ए की प्रायिकता शून्य के बराबर नहीं है तो एक कभी भी क्या नहीं हो सकता, रिक्त नहीं हो सकता। एक तो ये हो गया। दूसरा आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं दे रखा है कि बी बटे यानी सहपंथ प्रायिकता का मान यहाँ पे कितना है, 1 है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता बटे ए की प्रायिकता, इसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता बराबर किसके हो जाएगी, ए की प्रायिकता के। तो ऐसा तभी संभव होता है जब ए के सारे अवयव किस में आ रहे हो, बी में आ रहे हो। यानी ए सबनिष्ठ बी का मान जो है वो किसके बराबर हो रहा हो, ए के बराबर हो रहा हो।
तो यहाँ पर ए के सारे अवयव किस में आ जाएँगे? बी में आ जाएँगे। तो ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय हो जाएगा बी का, ठीक है? तो यहाँ पे जब ए उपसमुच्चय हो जाएगा बी का, तो ए क्या होगा? ए में कुछ ना कुछ तो अवयव आएँगे। दूसरा यहाँ पे ए नीचे आ रहा है। तो इसका ऐसे भी हम कह सकते हैं कि प्रायिकता ऑफ ए जो होगी वो शून्य के बराबर, ये हमें ऑलरेडी दे ही रखा है। तो यहाँ पर ए जो होगा वो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो ये कथन कैसा हो गया? असत्य। इतनी बात समझ में आया? चलिए अगले वाक्य पर चलते हैं। अगला वाक्य हमसे कह रहा है किसी अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित है तो वह हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है। बिल्कुल सत्य कथन है कि कोटि और घात हमेशा कैसी होती है? धनात्मक पूर्णांक ही होती है। भिन्न में नहीं आती कभी भी। चलिए अब इसके अंतिम भाग को देखते हैं। अंतिम भाग हमसे क्या कह रहा है? ये फलन f है जो x से बारी बार परिभाषित है। ये आच्छादन फलन है यदि और केवल यदि f का परसर y होगा। वो ये कह रहा है f का परसर यदि y के बराबर हो गया तो ये फलन कैसा हो जाएगा? आच्छादक हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, देखिए। यहाँ पे फलन जो है वो समुच्चय x से समुच्चय y का परिभाषित है। अब कोई भी फलन आच्छादक कब होता है? कोई भी फलन आच्छादक तब होता है जब सह प्रांत जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है? परिसर के बराबर हो जाता है। तो सह प्रांत किसके बराबर हो जाता है? परिसर के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे सह प्रांत जो अगर हम देखेंगे कि फलन जो है वो x से y पे परिभाषित है, तो यहाँ पे सह प्रांत का मान कितना हो जाएगा? समुच्चय y। परिसर कैसे निकाल सकते हैं? हम इसे कह सकते हैं कि जो f का परिसर आएगा वही परिसर हो जाएगा। यही तो होता है। तो यही यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि जब f का परिसर जो है वो किसके बराबर होगा? y के बराबर होगा, तो वो ये कह रहा है कि फलन आच्छादक हो जाएगा। ये बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ से भी हमने ये निकाला है, तो ये सत्य कथन हो गया। तो इसी के साथ आपके जो वर्ष 2026 में 1 अंक वाले प्रश्न आए थे वो पूर्ण हो गए। आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए अपने? तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।